दोस्तों नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम हिंदी व्याकरण के 18 पाठ पढ़ चुके हैं। 19वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें वाच्य का अध्ययन करेंगे। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके पास वीडियो या प्ले लिस्ट अवश्य सेंड करें, शेयर करें ताकि सभी को निचलों कक्षाओं का फ़ायदा मिल सके। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हिंदी व्याकरण के वीडियोज़ बहुत ही उपयोगी हैं। चैनल पर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, उनको भी देखें और अच्छी तरह से अपना बहुत ही कम समय में रिवीजन करें। 19वें पार्ट में हम वाच्य का अध्ययन करते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, जो वाच्य शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का सब्जेक्ट क्या है। वाच्य की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रम है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कौन है, कर्ता है, क्रम है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे राजू खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय राजू अर्थात कर्ता है, अतः ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है। राजू खेल रहा है तो इसमें खेलने जो क्रिया है, खेलना जो क्रिया है, उस खेलना क्रिया का प्रमुख विषय कौन है? राजू है, और राजू इस वाक्य में करता है, तो जो ये वाक्य है ये कर्तृवाच्य वाक्य है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कि जब वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है और उस क्रिया का सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध यदि कर्ता के साथ होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। या फिर वाक्य की जो क्रिया के लिंग, वचन होते हैं वे कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहां पर उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में जो पढ़ता है क्रिया है ये राम यानी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इस कारण से इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। गीता पुस्तक पढ़ती है, क्रिया पढ़ती है जो कि गीता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, गीता इस वाक्य में कर्ता है, गीता स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ती है वो भी स्त्रीलिंग है। तो गीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है, दोनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं, क्योंकि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार निर्धारित हुआ है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। बच्चे बहुवचन है, कर्ता है, पढ़ते हैं क्रिया भी बहुवचन है, कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं एक वचन है और मैं कर्ता भी एक वचन है, इसलिए ये चारों जो वाक्य हैं ये चारों वाक्य कर्तृवाच्य हैं, क्योंकि इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। वाच्य का दूसरा भेद है क्रमवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध क्रम से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन कर्ता कारक के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। कि जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध क्रम से होता है तो वह वाक्य क्रमवाच्य होता है, या वाक्य की जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो क्रम के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो उस वाक्य को क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है,
रामायण किसके द्वारा रची गई, कील ठोकी जा रही है। इन सभी वाक्यों में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है वो क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है, हो रही है। और क्रमवाची वाक्य में क्रम अवश्य होता है। कर्तृवाच्य में क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रमवाची वाक्य में क्रम अवश्य होता है। तो इन सभी वाक्यों में क्रमवाच्य है। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, न ही क्रम के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार व क्रम के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता है। इस वाक्य में जो दौड़ना क्रिया है वह नहीं तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है और न ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त हुई है, भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए यह वाक्य भाववाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता है, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। ये जो तीन वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में जो क्रिया है वो कर्ता व क्रम के अनुसार प्रयुक्त नहीं हुई है। इन तीन वाक्यों में जो क्रिया है उसके लिंग वचन कर्ता व क्रम के अनुसार प्रयुक्त नहीं होकर के भाव के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। तो इन वाक्यों में क्रम भाववाच्य है। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। उन तीन भेदों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली विशेषता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। कर्तृवाच्य यदि वाक्य है तो उस वाक्य में क्रम हो भी सकता है और क्रम नहीं भी हो सकता है, यानी वह वाक्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। इस प्रकार के विकल्प बनाकर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बना दिया जाएगा कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक ही होती है, सकर्मक ही होती है, तो वहां पर सही गलत फिर पूछा जाता है तो वहां पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से देखते हैं, वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार देखते हैं तो हमारा कंफ्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो कर्तृवाच्य वाक्य में क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कर्तृवाच्य वाक्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। क्रमवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्रमवाच्य जो वाक्य होता है उस वाक्य में क्रम अवश्य होता है, यानी कि क्रमवाच्य का जो वाक्य है उसमें क्रम अवश्य होता है और वह वाक्य सदैव यानी हमेशा ही सकर्मक होता है। तीसरा पॉइंट है भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। जो वाच्य का तीसरा भाग भेद है भाववाच्य। भाववाच्य वाक्य की विशेषता होती है कि भाववाच्य यदि वाक्य है तो उस वाक्य में क्रम नहीं होता है, हमेशा ही सदैव ही अकर्मक वाक्य होगा, उसी में भाववाच्य हो सकता है, क्रम के साथ कभी भी भाववाच्य नहीं होगा। तो वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य वाक्य अकर्मक व सकर्मक दोनों हो सकता है। क्रमवाच्य वाक्य हमेशा ही सकर्मक होता है और भाववाच्य वाक्य हमेशा ही अकर्मक वाक्य होता है। चौथा पॉइंट है भाववाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। जो वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा ही एक वचन में होती है, चाहे कर्ता और क्रम किसी भी वचन में हो, लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा ही एक वचन में होती है। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा ही पुल्लिंग में होती है, स्त्रीलिंग में नहीं होती है। भाववाच्य की जो क्रिया है वह हमेशा ही अन्य पुरुष में होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में न होकर के भाववाच्य की क्रिया हमेशा ही अन्य पुरुष में होती है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर भी विकल्प के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाववाच्य वाक्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा ही एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है, तो वाक्य सही है या गलत, तो वह वाक्य सही है। पांचवा पॉइंट है कि भाववाच्य में प्राय कर्ता के साथ से लिखा रहता है, जैसे उससे, मुझसे, राम से, सीता से। भाववाच्य जो वाक्य होता है उसमें हमेशा ही कर्ता के साथ से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा ही से परसर्ग के साथ होता है। छठा पॉइंट है कि क्रमवाच्य के वाक्य में द्वारा या के द्वारा लिखा होता है। जो वाच्य का दूसरा भेद है क्रमवाच्य, उस क्रमवाच्य के वाक्य में या तो द्वारा परसर्ग आता है या फिर के द्वारा परसर्ग आता है। तो हमने अच्छी तरह से वाच्य को पढ़ा है, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा है। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है तो कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य वाक्य हमेशा अकर्मक व सकर्मक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। क्रम हो भी सकता है और क्रम नहीं भी हो सकता है। क्रमवाच्य वाक्य में हमेशा क्रम होता है, इसलिए वाक्य सदैव सकर्मक होता है। और क्रमवाच्य वाक्य में द्वारा या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य वाक्य में कभी भी क्रम नहीं होता है, हमेशा ही भाववाच्य वाक्य अकर्मक होता है। क्रिया हमेशा ही एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य वाक्य में जो कर्ता होता है उसके साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये वाच्य का एक छोटा सा पॉइंट था जहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनकर के आ जाता है। उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। एक बार दो बार वीडियो को यदि देखें और नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ये पॉइंट समझ में आ सकता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी है। धन्यवाद दोस्तों।